विदेश के दौरे से लौटने के बाद बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। इसरो जाकर वैज्ञानिकों से की मुलाकात। कहा, मैंने सोच लिया था पहले ही मिलूंगा वैज्ञानिकों से। पीएम मोदी ने इसरो चीफ सोमनाथ से की मुलाकात। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर दी बधाई। कहा, आपको आपके परिश्रम को सैल्यूट। शिव शक्ति के नाम से जाने जाएगी वो जगह जहां पर उतरा लैंडर। एमपी में आज होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 विधायक राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी लेंगे मंत्री पद की शपथ। उत्तराखंड की राजधानी दून में मानसून सत्र की तैयारियां। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा सत्र। सत्र में गरमाएंगे 600 से अधिक प्रश्न। ज्ञानवापी के सर्वे में मिले धार्मिक चिन्हों को सुरक्षित कराने की मांग। 28 अगस्त को सुनवाई। मां श्रृंगार गौरी मूलवाद की भी होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय विदेश यात्रा पूरी कर आज भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री का विमान नई दिल्ली की बजाय सीधे बेंगलुरु में उतरा और यहां प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 की चांद पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात करने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पहुंचे हैं। यहां उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और टीम के अन्य वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात की है। इसके साथ ही 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उन्हें बधाई दी है। इस दौरान पीएम ने चंद्रयान मिशन की सफलता को लेकर ऐलान भी किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया है। वो इसरो के वैज्ञानिकों से मुखातिब थे जिन्होंने भारत को चंद्रयान तक पहुंचाया और चांद पर भारत के कदम रखे। रोंधे गले से पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते हुए कहा कि चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की मिसाल है। वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार, धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। अगली खबर लखनऊ से है। मुख्तार और उनके करीबियों को झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तय होंगे 3 पर आरोप और माफिया मुख्तार बेटा अब्बास वसाला आतिफ आरोपी है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी की खारिज और 13 सितंबर को तय होंगे तीनों पर आरोप। कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। जमीन हड़प कर अवैध तरीके से गोदाम बनाने के आरोप की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, माफिया मुख्तार बेटा अब्बास वसाला आतिफ इसमें आरोपी हैं और सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। तो ये अर्जी खारिज कर दी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर और सीबीआई स्पेशल कोर्ट की ओर से यह खबर सामने आई है और 13 सितंबर को अब तीनों पर आरोप तय होंगे। तो 13 सितंबर को तीनों पर आरोप तय होंगे और कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए सरकारी जमीन हड़पने के आरोप की बात सामने आई है और जमीन हड़प कर अवैध तरीके से गोदाम बनाने के आरोप की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर है, मुख्तार और उनके करीबियों को झटका लगा है। तो मुख्तार और उनके करीबियों को झटका लगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तय होंगे तीनों पर आरोप। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय होंगे और माफिया मुख्तार बेटा अब्बास वसाला आतिफ आरोपी हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। तो स्पेशल कोर्ट की ओर से अर्जी खारिज की गई है
और सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 13 सितंबर को तीनों पर आरोप तय होंगे। तो 13 सितंबर पर तीनों पर आरोप तय होने की बात सामने आ रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए सरकारी जमीन हड़पने के आरोप की बात सामने आई है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर तीनों पर आरोप तय होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तय होंगे तीनों पर आरोप। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तीनों पर आरोप तय होंगे और माफिया मुख्तार, बेटा अब्बास व साला आतिफ इसमें आरोपी हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो अर्जी खारिज किए जाने की बात सामने आई है और 13 सितंबर को तीनों पर आरोप तय होंगे और कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए सरकारी जमीन हड़पने के आरोप की बात सामने आई है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए जमीन हड़पने की बात सामने आई थी। तीनों पर आरोप तय किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, मुख्तार और उनके करीबियों को झटका लगा है। तो मुख्तार और उनके करीबियों को झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तय होंगे 3 पर आरोप। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय होंगे और माफिया मुख्तार, बेटा अब्बास व साला आतिफ आरोपी हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और सीबीआई स्पेशल कोर्ट की ओर से डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी गई है। 13 सितंबर को तीनों पर आरोप तय किए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। आम जानकारी आपको हम बता दें। जमीन हड़पकर अवैध तरीके से गोदाम बनाने का आरोप। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तय होंगे 3 पर आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 पर आरोप तय होंगे और माफिया मुख्तार, बेटा अब्बास व साला आतिफ आरोपी हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। तो सीबीआई स्पेशल कोर्ट की ओर से डिस्चार्ज अर्जी खारिज की गई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 13 सितंबर को तीनों पर आरोप तय होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 पर आरोप तय होंगे। तीनों ही पर आरोप तय किए जाएंगे और माफिया मुख्तार, बेटा अब्बास व साला आतिफ आरोपी है। तो माफिया मुख्तार, बेटा अब्बास व साला आतिफ भी इसमें आरोपी और सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, 13 सितंबर को तीनों पर आरोप तय होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए सरकारी जमीन हड़पने के आरोप की बात सामने आई है। तो सरकारी जमीन हड़पने को लेकर यह आम खबर, जमीन हड़पकर अवैध तरीके से गोदाम बनाने का आरोप। तो अवैध तरीके से गोदाम बनाने का आरोप, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तय होंगे तीनों पर आरोप। तो तीनों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय होंगे और माफिया मुख्तार, बेटा अब्बास व साला आतिफ आरोपी हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज की है। आम खबर आपको हम बता दें, डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शुएब जुड़ चुके हैं। शुएब, 13 सितंबर को तीनों पर आरोप तय होंगे, यानी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं इस पूरे परिवार की। शुएब, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि ये जो अतीक माफिया जो है मुख्तार अंसारी के जो बेटे और उनके साले पर आरोप तय हो चुके हैं। इन पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगा हुआ है और इनको, इन लोगों ने जिस तरह गोदाम बनाने के लिए हड़पे थे पैसे लोगों से, इस तरह इन पर 13 सितंबर को सुनवाई होगी और इस पर इनको सजा भी हो सकती है। काफी मामले इन पर बढ़े हुए हैं, काफी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं लगातार। जिस तरह सुर्खियों में मुख्तार इनका बेटा जो है
और जिस तरह इनके साले अब्बास, जिस तरह इनका बेटा लगातार उनकी शिकायतें मिल रही है, कोर्ट ने इन पर सुनवाई 13 सितंबर को करेगी और इनकी मुश्किलें बढ़ती लगातार दिख रही है। इन पर आरोप लगा हुआ है कि सरकारी जमीन हड़पनों का, जिस तरह इन्होंने फैक्ट्री या गोदाम बनाने के लिए इन्होंने पब्लिक को पैसे हड़पे थे, उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था जिस पर कार्रवाई होना तय थी। बिल्कुल, यानी एक बार फिर से मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इस पूरे परिवार में तीनों पर ही आरोप तय किए जाएंगे। और बहुत शुक्रिया आपका शुभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो माफिया मुख्तार और बेटे अब्बास के साथ ही साले आतिफ की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे, लखनऊ में मुख्तार और उनके करीबियों को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर, अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब हाईकोर्ट पहुंची है। उमेश पाल हत्याकांड में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गुहार लगाई गई है और उमेश पाल हत्याकांड में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अगले सप्ताह अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी हो सकती है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, अगले सप्ताह अग्रिम जमानत पर हो सकती है सुनवाई। जैनब फातिमा पर शूटर्स को फरारी में मदद का आरोप है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को मदद का है आरोप। पुलिस ने जैनब फातिमा को भगोड़ा घोषित किया है। तो पुलिस ने जैनब फातिमा को भगोड़ा घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को मदद का आरोप है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने जैनब फातिमा को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। हालांकि अब तक इनको खुद भगोड़ा घोषित किया गया है, कोई जानकारी इनके बारे में अब तक पुलिस को नहीं मिली थी, लेकिन अब सीधा हाईकोर्ट का रुख किया है। जी, आपसे बता दें कि हाईकोर्ट में इन्होंने अपना दाखिल किया है कि मुझे अग्रिम जमानत मिल जाए। कहीं न कहीं उमेश पाल हत्याकांड में इन्होंने क्या किया था कि जो शूटर थे, शूटर को पनाह देने का कार्य किया था। उसी कार्य पे जो क्या है कार्रवाई होती दिखाई दी थी और कार्रवाई हो रही है। धारा 82 की कार्रवाई भी इनके ऊपर हुई है और डुमरगंज थाने में इनके ऊपर डुमरगंज थाना इंचार्ज ने ये कार्रवाई करी थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब डायरेक्ट जो हत्या प्रशासन की हत्या नहीं चली, डायरेक्ट किसी वकील के माध्यम से कोर्ट पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी एक तरह चुनौती है, क्योंकि उसके जो कार्य है, कार्य नहीं रुक रहे हैं, कार्य कर रही है, कानूनी कार्य जो दांव पेच है वो कर रही है, हाईकोर्ट में पहुंच जाती है, अग्रिम जमानत की भी बात करती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये चुनौती है कि हत्या अभी तक न तो गुड्डू मुस्लिम और न तो शाइस्ता और न तो जन्म, ये तो किसी हत्या नहीं चढ़े हुए हैं। अब जो पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी, जो कार्रवाई हो चुकी है उसी पे है। लेकिन कोर्ट की जो अब देखा जाता है कोर्ट क्या फैसला देती है कि अग्रिम जमानत देती है कि नहीं देती है, ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये चीज पुलिस को चुनौती है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क उसका है, मजबूत नेटवर्क है, जिसके माध्यम से वो कोर्ट तक पहुंच जाती है। इससे पहले आपसे बता दें कि जो इनके अधिवक्ता थे विजय मिश्रा, उनके भी कार्रवाई हुई है। उन्हें भी लखनऊ से अरेस्ट किया गया था होटल से। तो अभी मुसीबत जो है अतीक के परिवार का, जो अतीक का जो अतीत रह गया है, उसकी जो मुसीबत है वो छूटने के नाम नहीं ले रही है। प्रशासन लगी हुई है, पर लगने के बाद भी अभी तक कोई हत्या नहीं चढ़ा है। और जो कोर्ट का फैसला है वो अगले हफ्ते क्या आता है, यही देखने के लिए बकाया रह गया क्या होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ राहुल जोड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उमेश पाल हत्याकांड में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। तो यह आम जानकारी जहां पर इस पूरे मामले में अब गुहार लगाई गई है और जैनब फातिमा पर शूटर्स को फरारी में मदद का आरोप लगा हुआ है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को मदद से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने जैनब फातिमा को भगोड़ा घोषित किया है। प्रयागराज से खबर, अतीक के भाई अशरफ की पत्नी हाईकोर्ट पहुंची है। तो अशरफ की पत्नी जैनब हाईकोर्ट पहुंची हैं, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जैनब फातिमा पर शूटर्स को फरारी में मदद का आरोप है और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, अगले सप्ताह अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी हो सकती है। तो अगले सप्ताह अग्रिम जमानत पर सुनवाई हो सकती है। जैनब फातिमा पर शूटर्स को फरारी में मदद का आरोप है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं प्रयागराज से। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को मदद के आरोप की बात सामने आई है और पुलिस ने जैनब फातिमा को भगोड़ा घोषित किया है।
अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर 1.5 माह से लगातार गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। गंगा नदी का जलस्तर 137.25 मीटर तक पहुंच चुका है और गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर बह रही है ऊपर। सरकारी आंकड़ों में 116 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 74,000 ग्रामीणों की बाढ़ के पानी से मुश्किलें बढ़ी नजर आती हैं। क्षेत्र में बाढ़ के पानी से 2639 हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई है और बीमारियों से निपटने के लिए एम्बुलेंस भी लगाई गई है। फर्रुखाबाद की तीनों तहसीलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, बीमारियों से निपटने के लिए एम्बुलेंस लगाई गई है। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें। फर्रुखाबाद से खबर, 1.5 महीने से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ऋषि सेंगर हमारे साथ में फर्रुखाबाद से जुड़ चुके हैं। ऋषि, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लोगों के सामने समस्याएं हैं और अभी भी ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या लगता है स्थानीय लोगों को राहत कब मिलने वाली है? अनम्यूट करें ऋषि, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। लगभग 40 दिनों से गंगा पार के क्षेत्रों में पानी भरा हुआ, बाढ़ से लोग प्रभावित हैं और खाना बदोशों की तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारी मदद उन्हें केवल दावे पेश किए जा रहे, किसी भी बाढ़ पीड़ित को सरकारी मदद मुहैया नहीं हो पा रही है। प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? किनारे बसे लोगों के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? नदियों के किनारे जो लोग हैं, जिनके घर पानी में डूब गए, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई, इनके लिए प्रशासन ने क्या किया है? प्रशासन कह रहा है कि जब बाढ़ पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद आकलन कराया जाएगा, उसके बाद ही बाढ़ पीड़ितों को उनकी फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजा दिलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर किनारे बसे लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। फर्रुखाबाद में भी लगातार 1.5 महीने से गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे 74,000 ग्रामीणों की बाढ़ के पानी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और आम खबर आपको हम बता रहे हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। सरकारी आंकड़ों में 116 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तो 116 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर सराफा कर्मचारी से लूट का मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। फरार तीसरा आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के कब्जे से लूटी गई लाखों की नकदी बरामद हुई है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी करेंगे घटना का खुलासा और 2 आरोपितों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। 1 सप्ताह पहले सराफा कर्मचारी से की थी लूट और 13.5 लाख की लूटपाट कर फरार हो गए थे बदमाश। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई लाखों की नकदी भी बरामद कर ली गई है। आम खबर, पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी पूरी घटना का खुलासा करेंगे। तो एसपी पूरी घटना का खुलासा करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो 1 सप्ताह पहले सराफा कर्मचारी से लूट हुई थी। आम खबर आपको हम बता दें, लूटपाट कर बदमाश फरार हो गए थे और लूटपाट कर फरार हुए थे बदमाश। 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 1 सप्ताह पहले सराफा कर्मचारी से लूट हुई थी, 13.5 लाख की लूट की बात सामने आई थी। लूटपाट कर फरार हो गए थे बदमाश। तो लूटपाट कर बदमाश फरार हो गए थे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस की 5 टीमें बदमाशों की तलाश कर रही हैं। तो पुलिस की 5 टीमें कर रही हैं बदमाशों की तलाश। मेरठ से खबर है, सराफा कर्मचारी से लूट का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो सराफा कर्मचारी से लूट का ये पूरा मामला है। मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो पूरे मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। फरार तीसरा आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फरार तीसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की आम खबर, आरोपी के कब्जे से नकदी भी बरामद कर ली गई है। अमरोहा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। मायके और ससुराल पक्ष के लोगों में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना रेहरा के जैतोली गांव का यह पूरा मामला बताया जाता है। तो मायके और ससुराल पक्ष के लोगों में मारपीट हो गई है, बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह अहम खबर आपको हम बता दें, मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर
वायरल हुआ है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना रहरा के जैतोली गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। थाना रहरा के जैतोली गांव का मामला है। अमरोहा से खबर है, डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हुई है। तो अमरोहा से ये बड़ी जानकारी, डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। तो मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हैं आरोप। मायके और ससुराल पक्ष के लोगों में मारपीट हुई है। तो मायके और ससुराल पक्ष के लोगों में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से अगली खबर है, जहां पर खेल खेल में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। सही के 20 फीट गहरे बिल में गेंद लेने के लिए घुसे छात्र की मौत हो गई। क्रिकेट खेलते समय सेही के बिल में चली गई थी गेंद। बिल से बाहर चप्पल निकाल कर अंदर घुसा छात्र 20 फीट गहरे बिल को जेसीबी खुदवा कर गया। पुलिस ने गहरे बिल से शव को बाहर निकलवाया है। देहात थाना क्षेत्र के गाँव जलीलपुर बकाल का ये पूरा मामला है। तो बिल में ये छात्र गेंद लेने के लिए घुसा था। और 20 फीट गहरे बिल को जेसीबी से खुदवाकर शव को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने गहरे बिल से शव को बाहर निकलवाया है। यह आम खबर आपको हम बताते हैं। देहात थाना क्षेत्र के गांव जलीलपुर बक्काल का ये पूरा मामला बताया जाता है। अमरोहा से खबर, जहां खेल खेल में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। अमरोहा से यह खबर सामने आई है। सही के 20 फीट गहरे बिल में गेंद लेने घुसे छात्र की मौत हो गई है। और क्रिकेट खेलते समय गेंद यहां पर चली गई थी। बिल के बाहर चप्पल निकालकर अंदर घुसा है छात्र। और बिल के बाहर चप्पल निकालकर अंदर घुसा छात्र, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और 20 फीट गहरे बिल को जेसीबी खुदवा कर निकाला गया। पुलिस ने गहरे बिल से शव को बाहर निकलवाया है। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने गहरे बिल से शव को बाहर निकलवाया है। देहात थाना क्षेत्र के गांव जलीलपुर का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर है, खेल खेल में मासूम की दर्दनाक मौत हुई है। तो 20 फीट गहरे बिल में छात्र अपनी गेंद निकालने के लिए गया था कि क्रिकेट खेलते समय बिल में गेंद चली गई थी। उसके बाद छात्र की जान चली गई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिल के बाहर चप्पल निकालकर अंदर घुसा था छात्र। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर मेरठ से बताते हैं, जहां पर घर से बुलाकर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। उधार के 1500 रुपए न देने पर मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर पेड़ पर शव लटकाकर आरोपी फरार हो गए हैं। मृतक के भाई ने 3 युवकों के खिलाफ तहरीर दे दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के रानी नगला गांव का मामला है, जहां पर उधारी के महज 1500 रुपए न देने पर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मृतक के भाई ने 3 युवकों के खिलाफ अब तहरीर दे दी है। तो मृतक के भाई की ओर से 3 युवकों के खिलाफ तहरीर दी गई है। आम जानकारी, हत्या कर पेड़ पर शव लटकाकर आरोपी फरार हो गए हैं। तो हत्या कर पेड़ पर शव लटकाकर आरोपी फरार हुए। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के रानी नगला गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो यह आम खबर मेरठ से है, जहां पर घर से बुलाकर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। उधार के 1500 रुपए न देने पर मौत के घाट उतारे जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता दें। हत्या कर पेड़ पर शव लटकाकर आरोपी फरार हो गए हैं। तो हत्या कर पेड़ पर शव लटकाकर आरोपी फरार हुए। मृतक के भाई ने 3 युवकों के खिलाफ तहरीर दे दी है। तो मृतक के भाई ने 3 युवकों के खिलाफ तहरीर दी है। हत्या कर पेड़ पर शव लटकाकर आरोपी फरार हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। मृतक के भाई ने 3 युवकों के खिलाफ तहरीर दे दी है।
तो मृतक के भाई ने 3 युवकों के खिलाफ तहरीर दे दी है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर उधार के 1500 रुपए ना देने पर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यहां हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हत्या कर पेड़ पर शव लटकाकर आरोपी फरार हुए हैं और मृतक के भाई ने 3 युवकों के खिलाफ तहरीर दी है। तो मृतक के भाई ने 3 युवकों के खिलाफ तहरीर दी है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के रानी नगला गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। और मेरठ से खबर है, घर से बुलाकर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। तो घर से बुलाकर युवक को मौत के घाट उतारा। उधार के 1500 रुपए न देने पर युवक के साथ ये वारदात हुई है। उधारी के 1500 रुपए नहीं दिए थे और यहाँ हम खबर आपको बता रहे हैं, हत्या कर पेड़ पर शव लटकाकर आरोपी फरार हो गए हैं। तो आरोपियों के फरार होने की बात सामने आई है। फिलहाल यहाँ हम जानकारी आपको हम बताते हैं और यहाँ हम खबर, जहाँ पर हत्या कर पेड़ पर शव लटकाकर आरोपी फरार हो गए हैं। अगली खबर है राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके से, जहां पर सरकारी स्कूल के बाहर से 2 लड़कों को जबरन अगवा कर मारपीट की गई है। बता दें कि दोनों लड़कों को अगवा कर मुकुंदपुर पार्ट 2 में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया है और 8 से 10 लड़कों ने दोनों लड़कों को लाठी डंडों और लात घूंसों से मारा है। 6 महीने पहले पीड़ित के दोनों दोस्तों के आरोपी लड़कों के साथ हुआ था झगड़ा और उसी का बदला लेने के लिए दोनों लड़कों को अगवा कर बुरी तरीके से पहले पिटाई की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बजे आया, ऐसे मार पिटाई करके खूब करा। पुलिस में गए, पहले चौकी में गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। महेंद्रा पार्क में गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। अब आदर्श नगर में भेज दिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कब की घटना है ये 4 बजे, ये तो मुझे तो 6 बजे पता लगा जब ये लड़का आया। कौन लोग थे मारने वाला, कौन लड़के थे? सर मारने वाले तो ये बच्चे ही बताया, ये नहीं कोई पता था सर, हमें तो कुछ पता नहीं। आखिर क्यों उठा के ले गए थे? किडनैप किया गया था, कैसे उठा के ले गए थे पता चला? सर ये किडनैप का तो मेरे को पता नहीं, पर अब किडनैप भी करके ले गए। खूब मारा पीटा है, खूब बुरी तरह मारा है। अभी तक पुलिस के क्या करवाई? पुलिस ले। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है अंबाला से, जहां प्रदेश भर में इन दिनों साइबर ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ठगाए दिन नए नए तरीके ढूंढकर भोली भाली जनता को अपने चंगुल में फंसाकर उनकी मेहनत की कड़ी कमाई को सेकेंडों में उड़ा देते हैं। और इसके चलते साइबर क्राइम से निपटने के लिए अंबाला रेंज आईजी ऑफिस में पुलिस प्रशासन और पेटीएम अधिकारियों का एक सामूहिक सेमिनार हुआ है, जिसमें पेटीएम से होने वाले फ्रॉड से कैसे निपटा जाए वो बताया गया है। पेटीएम की टीम ने पुलिस के साथ कई जानकारियां भी साझा की है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कुरुक्षेत्र से बताते हैं, जहां पर अंसल सिटी थानेसर में पिछले कई महीनों से लगातार बिजली बिल समय से नहीं भरने और इस बार भी बिल की ड्यू डेट निकल जाने से बिजली विभाग ने अंसल सिटी थानेसर क्षेत्र की बिजली सप्लाई रोक दी थी। लोगों के रिक्वेस्ट पर सिटी को 1 हफ्ते की चेतावनी देकर पूरे दिन बिजली बंद रखने के बाद रात को सप्लाई छोड़ी गई। और एसडीओ बिजली विभाग विशेष ने कहा कि अंसल सिटी का रिकॉर्ड पहले भी ठीक नहीं है, जिसको लेकर इनको पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन ये बिजली बिल को समय पर नहीं भरते हैं। इसका कारण ये था कि अंसल का जो है एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन है और सिंगल पॉइंट कनेक्शन में इनका एक सिंगल बिल जनरेट होता है और अंसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर जो उनके पास कंज्यूमर्स रह रहे हैं उनकी बिलिंग करना, उनसे कलेक्शन करना और उस बिल को हमारे पास सबमिट करना, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। हम एक अंसल सिटी का सिंगल बिल, अंसल सिटी का एक सिंगल बिल जनरेट
करते हैं। बट एक्चुअली इनकी ड्यू डेट थी, इस मंथ की ड्यू डेट थी 22 अगस्त, और पिछले भी कुछ महीनों से इनका पेमेंट हिस्ट्री जो थी वो कुछ ठीक नहीं चल रही थी, थोड़ा मतलब टाइम डिले होती थी। तो मैंने पहले इन्हें वार्निंग दे रखी थी इस चीज की स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ कि आपकी पेमेंट्स में कुछ इशू आ रही है, तो आप अपना टाइम टू टाइम बिल भरने का कोशिश करें और इस बारी ड्यू डेट से पहले पेमेंट करें। जिला गुरदासपुर के 21 साल के युवा ने खुद को साबित कर अलग पहचान कायम की है और गुरदासपुर के गांव उमरवाला के रहने वाले कुंवर अमृतवीर सिंह, जिन्होंने कम उम्र में ही कुछ अलग करने का मन बना लिया था, जिन्होंने अपने घर और देसी स्टाइल में कड़ी मेहनत कर सोशल मीडिया पर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनका कहना है कि वो अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर आगे बढ़ रहे हैं और देश विदेश से युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये अंत नहीं है, पुशअप्स करने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उनका नाम गिनीज में दर्ज हो चुका है। अमृतवीर सिंह अन्य फिटनेस प्रभावितों से कुछ अलग हैं। सीमावर्ती गांव में रहने वाले इस युवक ने लगभग 3 साल पहले कुछ अलग करने की सोच के साथ व्यायाम करना शुरू किया था, लेकिन गांव में कोई जिम नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी जुटाई और कैसे प्राचीन पहलवान अखाड़ों में अभ्यास करते हैं इसका समाधान निकाला। घर पर ही देसी तरीके से अपना जिम तैयार किया है। कोंडागांव जिले के ब्लॉक केशकाल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का हाल आज बेहाल है। ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें बयान कर रही हैं जो आपको हम दिखाते हैं। जी हां, गड्ढों के साए में पूरी सड़क में धूल के गुब्बारों को आप देख सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य की चिंता भी अब सताने लगी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के केशकाल विधानसभा से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का हाल बेहाल है। बरसात के चलते लोगों को धूल खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। घर से निकलने वाले लोग अक्सर रुमाल या फिर गमछा लगाकर ही घर से निकलने को मजबूर हैं और अस्थमा जैसे सांस की खतरनाक बीमारी ना हो जाए, इसको लेकर उन्हें चिंता भी सता रही है। और अब सीधा आपको हम रायपुर लेकर चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर, देखिए। तो नेसेसरीली ए को मिलेगा ना कि बी को, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। तो ये इसमें जितनी भी सुविधाएं, गाड़ी की परमिशन, फील्ड्स की परमिशन, ग्राउंड्स, जो भी सुविधाएं वो सुविधा पोर्टल ऐप से कैंडिडेट्स ले सकते हैं। और इसी तरीके से एक एप्लीकेशन है, ये भी आपके माध्यम से हम अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को बताना चाहते हैं। खास तौर से सक्षम ऐप, आपको किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक बूथ पर कोई वॉलंटियर चाहिए, कोई व्हील चेयर चाहिए, कोई भी सुविधा चाहिए, वो इससे बुक भी कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऐप जो आप सबको मेरा रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा इसको प्रचार करें तो अच्छा रहेगा, नो योर कैंडिडेट। यानी आपका जो कैंडिडेट आपके यहां से चुनाव लड़ रहा है, वो उनके बारे में क्या जानकारी है, वो कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं, क्या उनके एसेट्स हैं, क्या उनकी लायबिलिटीज हैं, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई गुनाह पहले तो नहीं किया है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, सबकी सूचना उनको इसमें देना मस्ट है, उनका एफिडेविट। तो आप सारा का सारा, बिकॉज दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फिलोसफी दैट इट इज द राइट ऑफ द वोटर टू नो अबाउट द कैंडिडेट। और अगर किसी कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके ऊपर कोई केस है, तो उनको 3 बार न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करना है प्रोमिनेंटली, और वो भी आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं डिटेल में। तो इसको अपने कुछ अच्छाइयां हैं, किसी की कोई भी चीज है, सब अपने कैंडिडेट्स का आप तुलनात्मक, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी कैंडिडेट्स का तुलनात्मक आप एक असेसमेंट कर सकते हैं अपना मत बनाने के लिए दिमाग में कि किसको वोट देना है। सो दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल टूल कि आपको उनके बारे में जानकारी मिले, और अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो अखबार में और टेलीविजन में 3 बार उसकी सूचना जरूर दें। फ्रेंड्स, नाउ मैं अब इंड्यूसमेंट से रिलेटेड चीजों पर आ रहा हूं। तो स्टेट में जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, बहुत जगह से बॉर्डर लगता है स्टेट का,
तो पुलिस की 23 चेक पोस्ट हैं जो हम लोगों ने अभी रिव्यू की हैं पिछले 2-3 दिन में। एक्साइज डिपार्टमेंट की 31, ट्रांसपोर्ट की 16, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 35, टोटल 105 चेक पोस्ट है। मुद्दा उठता है कि चेक पोस्ट तो हैं, लेकिन इन चेक पोस्ट पर कारगर कार्रवाई कितनी है, सीसीटीवीज हैं कि नहीं है, सीजर्स हैं कि नहीं है, चेकिंग है कि नहीं है। तो इसके बारे में सबको बहुत स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि ये इमीडिएटली ऑपरेशनल हो और इफेक्टिव बने। तो जो रिव्यू किया हम लोगों ने सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज में, इसमें स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम, स्टेट जीएसटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ये क्यों जरूरी है सिविल एविएशन में आपको अभी बताऊंगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट सिविल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल कमेटी, रेलवेज, फॉरेस्ट, स्टेट डिपार्टमेंट। क्यों इन सब की जरूरत है और इनको क्या क्या करने के लिए कहा गया है? तो इन सबको कहा गया है कि एक तो सभी जो एजेंसीज हैं वो साइलोज में काम ना करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, सूचना का आदान प्रदान करें। लीकर, कैश, फ्रीबीज और ड्रग्स, चाहे वो स्टेट की एजेंसीज हो चाहे सेंट्रल की एजेंसीज हो, इसको टोटल ड्राई अप करें। यहां से कैश का मूवमेंट, लीकर, फ्रीबीज, ड्रग, ये किसी भी सूरत में इंड्यूसमेंट के फॉर्म में यूज नहीं होनी चाहिए। चेक पोस्ट पर सीसीटीवीज के साथ मॉनिटरिंग शुरू करेंगे। बहुत सारी प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स हैं, 2 प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स हैं हेलीपैड्स। तो जो सीआईएसएफ के अंडर में चेकिंग है वो सिर्फ 2 या 3 जगह में ही है जो उसके अंडर में है। तो जितनी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर्स प्राइवेट या चार्टर्ड अब से शुरू होकर चुनाव में आएंगे तो उनकी भी चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीआईएसएफ नहीं है तो वो कुछ भी सामान ला सकते हैं और यहां फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस एसओपी विल गेट इशूड इन नेक्स्ट 3-4 डेज। जैसे ही वहां से चलेंगे, जहां से भी परमिशन की कॉपी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सूचना, कहां से चले, कितने समय चले, कितने समय पहुंचेंगे, और उसकी चेकिंग और उसकी जांच का इंतजाम के बारे में डिटेल्ड एसओपी इशू होगी और ये लागू होगा। ये भी निर्देश दिया गया है कि जब ये काम करें तो ऐसा नहीं है कि एक्साइज में बहुत छोटे छोटे लोगों को पकड़ें और केस क्रिमिनल दिखाएं और नंबर बढ़ जाए। इसमें जो लोग यहाँ किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड या बड़े लोग क्राइम में हैं इन्वॉल्व, वहां भी इलेक्शन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है वो प्रभावित करने के लिए ना बढ़े, इस पर खास तौर से ध्यान दें। एयर स्ट्रिप्स मैंने बताया आपको, जो बिलासपुर, जगदलपुर और 20 हेलीपोर्ट्स, इन पर खास तौर से ध्यान रखेंगे। एसएलबीसी और आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो कैश लेके उनकी वैन्स जाती हैं, जो एटीएम्स में पैसा भरने जाती हैं या चेस्ट से लेके दूसरी जगह जाती हैं, तो ऐसी सूचना कहीं कहीं मिलती थी कि उसी का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं कैश के मूवमेंट में। लगता है कि ये बैंक का पैसा लेके जाएंगे, तो उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी सूरत में बिना डिटेल्स के उसको लेके नहीं बढ़ेंगे, कहां से चेस्ट से पैसा निकला, कहां जा रहा है, ये नियम भी है उनका। और निर्धारित समय जो 5 बजे के बाद है, उसके बाद में उनका मूवमेंट नहीं होगा, यानी डे टाइम में करें। और ये बहुत सारी वैन्स प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्टर्स की हैं, इसलिए उन पर ध्यान रखें और ऑफिस या फिक्स शेड्यूल के टाइम के अतिरिक्त मूव ना करें। तो ये भी एक इसलिए किया जा रहा है कि उसके डिस्गाइज में या उसको धोखे में लेके और इस्तेमाल ना किया जाए। सभी डीएम्स एंड एसपीज को बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि सभी चेक पोस्ट पर और जो रूट्स हैं जैसे स्टेट्स के, उन पर खास तौर से ध्यान रखेंगे। ये फॉर्म्स की डेट बढ़ाई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब फाइनल रूल 4 अक्टूबर को पब्लिश होगा। डेट 11 सितंबर 2023 तक बढ़ी रहेगी और डिलीशन एडिशन जैसे मैंने पहले बताया, इसको पर्सनली वो लोग देखेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज विल नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। दिस इज अनदर डायरेक्शन गिवन टू देम। जो
पॉलिटिकल पार्टीज ने मांग की थी कि हमारी गाड़ी को थोड़ा बढ़ा दीजिए नंबर, तो वो 1 से बढ़ा के कमीशन ने निर्णय लिया है कि उसको 4 किया जाए। 4 गाड़ियां उनको मिलेंगी, जिससे वो अपने प्रचार, ये सभी नेशनल पार्टी जो स्टेट पार्टीज को जो नियम है सबको बराबर मिलेगी। उसके बाद में सोशल मीडिया अपने आप में एक काफी बड़ा उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। तो जहां वोटर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाने का यूज है, वो उसका अवेयरनेस क्रिएट करना है, वो उपयोग है, और जहां झूठी खबरें, फेक न्यूज फैलानी है, वो दुरुपयोग भी है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसपीज को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया सेल बनाएंगे, और अगर कोई भी फेक न्यूज अगर उसमें आ रही है तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करेंगे मतलब उसको पहले इंक्वायर करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर वो टोटली फेक है तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे किसने ओरिजिनली फेक डाली है, और उस पर जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। यानी किसी भी नैरेटिव से, किसी भी गलत किस्म की अफवाह से चुनाव की प्रक्रिया को किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से खराब करने की प्रयास नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उस पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट, जो सभी राजनीतिक दल हैं उनसे अपील की है हमने, और उनको डायरेक्शंस भी देंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें प्रचार प्रसार में, ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली पूरा सिस्टम रहे। ब्यूरोक्रेसी को सभी स्तर पर बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड रखें, उनकी जिम्मेदारी है ये, वो रखेंगे ऐसा हम मानते हैं, सभी सक्षम लोग हैं। नहीं रखेंगे तो कमीशन रखवाने के लिए जो करने की जरूरत है वो करेगा, बट लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, फ्रीबीज और दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये उनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है। फ्रेंड्स, ऑल ओवर द कंट्री जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो मीडिया है वो, हम जब स्टेट्स में जाते हैं तो पूरी बात का अंत आप लोगों के साथ करते हैं, ताकि सारी बात आपको बता दें और आपके माध्यम से स्टेट को भी बता दें। और जब कभी जाने के बाद शेड्यूल डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आपके साथ करते हैं। नोबडी नोज इट बिफोर यू कम टू नो इट। तो एक बहुत ही नेचुरल हमारे एलआई हैं जो आप हमेशा से रहे हैं। तो आपके माध्यम से अंत सारांश में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से 5 राज्यों में जो चुनाव होने, जिसमें से हमारी पहली विजिट है, निष्पक्ष लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ अधिकतम भागीदारी लोगों की, हमारी परसेंटेजेस लगातार बढ़ती जा रही। पिछली बार जनरल चुनाव में 67% थी, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी। इस बार भी जो 8-10 इलेक्शंस उसके बाद हुए हैं उसमें भी परसेंटेज बढ़ रही है, और महिलाओं का और सभी वर्ग का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। 80+, पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर्स, ट्राइबल ग्रुप्स, सबका बढ़ रहा है। सो नहीं बढ़ रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां परसेंटेज कम है वो एक प्लान भी चलाया है, जिसमें जहां जहां डिस्ट्रिक्ट के एवरेज से कम परसेंटेज वाले बूथ्स हैं उन पर कलेक्टर साहब लोग स्पेशल प्रोग्राम चलाएंगे। जो असेंबली स्टेट के एवरेज से कम है उनमें भी स्पेशल चलाएंगे प्रोग्राम। सो ये जो चुनावी त्योहार वाला जो एक फेस्टिवल है उसमें आपके माध्यम से सब लोग वोटिंग करने आए। छत्तीसगढ़ का जो एक अपना स्थान है, जो महत्व है, जो मनोरम यहाँ एक प्राकृतिक दृश्य है, उस सबको मिला के एक बहुत ही अच्छा चुनाव यहाँ होगा। हमारी अपील है सबसे कि सब आए। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for that very comprehensive briefing, sir. We'll be sharing the PDF of this presentation with all of you. So the floor is open for questions. आप पहले बैच ऑफ 4 और 5 questions आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद if time permits we'll take the second batch. सर नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा हूँ सुदर्शन न्यूज से। सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई सर, अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग का ऐतिहासिक जो है। तो रायपुर से आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दी गई है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर जिले और ब्लॉक में राजीव युवा मैदान क्लब के द्वारा ये खेल करवाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष और केशकाल विधानसभा के विधायक संतराम नेताम, फरसगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम हिर्री के शासनीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में राजीव युवा मैदान क्लब द्वारा आयोजित विकासखंड स्तरीय खेल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विधायक संतराम नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित खेल जो कि लुप्त हो रहे थे उनको प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में जो हमारे जोन से आज जो प्रतिभा जिला स्तर राज्य स्तर हरीश श्रीवास जी आप जहाँ कहीं हो जो मुकाबला कर रहा है कार्यक्रम में जो हमारे जोन से आज जो प्रतिभा जिला स्तर राज्य स्तर हरीश श्रीवास जी आप जहाँ कहीं हो और इस बीच फर्रुखाबाद से आपको हम अहम खबर बताते हैं। फर्रुखाबाद से अहम खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो फर्रुखाबाद में के न्यूज की खबर का हुआ असर, यह अहम खबर आपको बता दें। फर्रुखाबाद में के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब आवास मिलेंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब मिलेंगे आवास। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर फसलें बर्बाद हो गई थी, बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों का भी मुआवजा दिया जाएगा। फर्रुखाबाद से खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। के न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन की नींद खुली है। तो के न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन जागा है और के न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 25 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है और बाढ़ से बड़ा कहर यहां पर देखने को मिला था। के न्यूज की खबर का फर्रुखाबाद में असर देखने को मिला है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और बाढ़ प्रभावितों को मिलेंगे आवास, तो बाढ़ प्रभावितों को आवास मिलेंगे, आम जानकारी आपको हम बता दें। और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने की बात सामने आई है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे आवास। बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों का भी आकलन होगा। तो बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों का भी होगा आकलन और बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। और के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें। के न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। तो के न्यूज पर खबर चलने के बाद टूटी प्रशासन की नींद। बाढ़ के पानी में समा चुके हैं कई मकान। तो बाढ़ के पानी में कई मकान समा चुके हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। फर्रुखाबाद में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो फर्रुखाबाद में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्रुखाबाद में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आवास योजना के तहत अब लोगों को आवास भी मिलेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अब आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिलेंगे। और इन तस्वीरों को आप देखिए, फर्रुखाबाद में किस तरीके की त्रासदी देखने को मिली थी। सेम आवास योजना के तहत यहां पर आवास मिलने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, हम लोगों ने बाढ़ एम्बुलेंस को प्रारंभ किया है ताकि किसी भी व्यक्ति को जो है अगर कोई बीमार है तो उसको तत्काल रेस्क्यू करके संबंधित आसपास के CSC PSC में पहुँचा जा सकता है। कितनी अभी तक जो है बाढ़ से लोगों की मौतें हुई हैं, कितने कोई जानवर जो है उसकी मौतें हुई? देखिए बाढ़ से जो है अभी तक बाढ़ 24 से मृत्यु हुई है और इसके अलावा जो है जो फसलों के सरदर्द से जो है 23 से फसलों की मृत्यु हुई है और 3 बाढ़ से जो है मृत्यु हुई है। तो इस तरीके से जो है कुल 24 जानवरों की क्षति हुई है और 24 व्यक्तियों की क्षति हुई है। हम लोग इसमें लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो गहरे पानी में या अनावश्यक रूप से जो है ना निकले और पानी से
तो ऋषि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां फर्रुखाबाद में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फर्रुखाबाद में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और इसी खबर पर ऋषि एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऋषि, के न्यूज की खबर का बड़ा असर, के न्यूज पर खबर चलने के बाद अधिकारियों की और प्रशासन की नींद टूटी है और अब मदद की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, लगातार के न्यूज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की खबरों को चला रहा था। इसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट हुआ है। भाजपा विधायक हैं सुशील साहब, उन्होंने कहा किसानों की जो भी फसल क्षतिग्रस्त हुई है उसका मुआवजा दिलाया जाए, उसकी जांच कराई जाएगी। बाढ़ आने के बाद उन्होंने शासन से मांग की है कि राजेपुर ब्लॉक को आपदा घोषित किया जाए और यहाँ किसानों की जो भी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कराई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाढ़ में आप देखिए किस तरीके से लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, इनकी फसलें भी जलमग्न हो गई थी, लेकिन के न्यूज़ लगातार इस खबर को दिखा रहा था, लोगों के दर्द को समझ रहा था। फर्रुखाबाद में के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं। तो देहरादून से आम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके देखे गए हैं। देहरादून से ये खबर, उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए और आज सुबह 10:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जमीन के 10 किलोमीटर अंदर तक भूकंप का केंद्र रहा है। जमीन के 10 किलोमीटर भीतर रहा केंद्र और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 रही है। 2.8 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया है। और देहरादून से खबर, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 10:30 बजे के लगभग भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।